चाकू हाथ में थाम कर वो बहुत मोहतात अंदाज में नीचे उतरी और फिर चबूतरे की दीवार के साथ चलती हुई उस जगह पहुंची जहां उल्लू खड़ा हुआ था। फिर वो तेजी से आगे बढ़कर फौरन पलटी। चाकू वाला हाथ उसने उठाया था। अगर उस उल्लू ने उसे देखते ही पीछे से हमला किया तो वो इस हमले के लिए तैयार थी, लेकिन उल्लू तो आराम से अपनी जगह खड़ा रहा। वो तो टस से मस ना हुआ। वो एक टांग पर खड़ा था और उसकी एक आंख बंद थी। तब तानिया को अचानक महसूस हुआ कि जैसे उस उल्लू में जान ही ना हो। उल्लू की एक आंख खुली हुई थी और तानिया हाथ में चाकू पकड़े तैयार खड़ी थी, लेकिन उस आंख में गर्दिश न थी। वैसे भी वो गैर मामूली जिसामत का उल्लू था, हकीकत के बजाय मसनूई दिखाई देता था। इस वक्त वो कतन बेजान दिखाई दे रहा था। हालांकि जब वो बक्का के साथ उसके सामने पेश हुई थी तो न सिर्फ उसकी आंखों में गर्दिश थी, बल्कि उसने अपने जहाजी पर भी फड़फड़ाए थे। उन परों से तानिया ने अपने चेहरे पर हवा भी महसूस की थी। खैर, इस वक्त ये अच्छी बात थी कि वो बेजान मुजस्मे की तरह इस्तादा था। वो फौरन ही दरवाजे की तरफ लपकी। बंद दरवाजे को जब उसने खोला और बाहर एक कदम रखा तो उसके सर पर कोई चीज गिरी और फिसल कर गर्दन में आ गई। फिर एक जोरदार झटका लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने चाहा कि संभल कर अपनी गर्दन में लगने वाली रेशमी फंदे को किसी तरह तंग होने से रोक सके, लेकिन इसका मौका न मिला। जो कुछ हुआ आनन फानन हुआ। उसकी गर्दन के गिर्द हल्का तंग होता गया। वो उलटकर पीछे की तरफ गिरी और फिर बेहोश हो गई। उसके गले में फंदा डालने वाली दो देवकामत औरतें थीं, काली भुजंग। अगर ये औरतें तानिया के गले में फंदा डालने के बजाय अपनी शक्ल ही उसे दिखा देती तो वो फौरन ही बेहोश होकर गिर पड़ती। उन दोनों औरतों ने पीछे से रेशमी फंदा उस पर फेंका था। वो उल्लू के मुजस्मे के बराबर चबूतरे पर खड़ी थीं और बड़ी तेजी से सुतून की तरफ से बरामद होकर चबूतरे पर पहुंची थीं। उन्होंने तानिया को दरवाजे से बाहर निकलते ही पहले बड़ी महारत से उसके गले में फंदा डालकर उसे पीछे घसीट लिया था। उन दोनों काली भुजंग औरतों ने बेहोश तानिया को अपने कंधों पर उठाया और बड़ी फुर्ती से चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर सुतून के पीछे पहुंची और फिर उसके दरवाजे में दाखिल होकर खटाखट नीचे उतरती चली गईं। उन्होंने राकल के कमरे में पहुंचकर उसके कदमों में तानिया को डाल दिया। राखल बाहरी चादर ओढ़े मसनद पर बैठा था। उसके एक हाथ में असा था और चेहरे पर कर्ब के आसार थे। उसके एक बाजू पर शदीद चोट आई थी। वो अपना दायां बाजू हिलाने से भी माजूर था। उसने अपने बल खाए असा से तानिया के जिस्म को छेड़ा। इतनी देर में वो वहशी औरतें उसकी गर्दन से फंदा निकाल चुकी थीं और फिर वापस चली गईं। उसका असा जिस्म से मस होते ही तानिया के जिस्म में भूचाल सा आ गया। उसने फौरन आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसकी नजर सीधी राकल पर पड़ी। वो अपनी तकलीफ के बावजूद उसे बड़ी महवियत से देख रहा था। तानिया फौरन उठकर खड़ी हो गई। चाकू और बैग नजदीकी कालीन पर पड़े थे। उसने सोचा कि झुककर चाकू उठा ले, लेकिन बावजूद इरादे के वो ऐसा ना कर सकी, क्योंकि राकल ने अंदाजा कर लिया था कि वो क्या करना चाहती है। इसलिए उसने फौरन अपने असे से चाकू नजदीक करके अपने पैर के नीचे दबा लिया था और फिर बड़े अजीब लहजे में कहने लगा, वार करना चाहती है? हाँ, तानिया ने बेधड़क कहा। और कितने वार करेगी? अभी तो मुझ पर वार करके भागी है। मैं तेरी सूरत बिगाड़ देना चाहती हूं। तू जानती नहीं कि तूने क्या कर दिया है। तूने एक मेरा बाजू बेजान कर दिया है। काश मैं तुझे खत्म कर सकती। मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूं, मुझे और क्या मारना। अभी तू मरा नहीं, इंशाल्लाह तू जरूर मरेगा और साथ में तेरी बहन का भी जनाजा उठेगा। उसने एक मकरू कहका लगाया और फिर रुक कर बोला, क्या औरतों वाली बात करती है? इसे औरतों वाली बात ना समझ। तू नहीं जानती कि तू कहां है। तू ये भी नहीं जानती कि किसकी कैद में है। याद रख, तेरा जनाजा उठने में यहां से बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मेरा चाकू मुझे दे दे। ले, उठा ले। उसने फौरन चाकू में ठोकर मारी। चाकू तानिया के पैरों में आ गया। तानिया जैसे ही चाकू उठाने के लिए झुकी, राकल ने उसके सर पर अपना असा मारा। वो झुके झुके वहीं तेवरा कर गिर पड़ी। तब राकल ने बैठे बैठे अपना असा मसनद पर खटाखट बजाया। आवाज सुनते ही वो दोनों वैसी औरतें पर्दा हटाकर अंदर आ गईं। उठाओ इसे और जिंदान में फेंक दो। 3 दिन भूखा रखो। जाओ। उन दोनों काली भुजंग औरतों ने उसे मिलकर उठाया और तेजी से कमरे से निकल गईं। फिर उन वैशी औरतों ने उसे जिंदान के दरवाजे पर पहुंचा दिया। जिंदान के दरवाजे से भी एक देवकामत काली भुजंग औरत बरामद हुई। उसने एक नजर बेहोश तानिया को देखा, जो उनके कंधों पर सोई हुई थी। फिर वो उन औरतों से मुखातिब होकर कहने लगी, कौन है ये? हमें नहीं मालूम कौन है ये। फिर यहां लाने का मकसद? राकल ने भेजा है। उसका हुक्म है कि इसे 3 दिन तक भूखा रखना है। ठीक है, इसे जमीन पर लेटा दो। इसे बेहोश किसने किया है? राकल ने। यह कहकर उन दोनों औरतों ने तानिया को जमीन पर लेटा दिया।
साथ ही उसका बैग रख दिया और वापस चली गईं। उस देवकामत औरत ने तानिया को किसी गुड़िया की तरह अपने हाथों पर उठा लिया और फिर उसे एक कमरे में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर के बाद जब तानिया को होश आया तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। वो फौरन उठकर बैठ गई। थोड़े हवास बहाल हुए तो उसने दरवाजे को झंझोड़ा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उस कमरे में कोई खिड़की वगैरह ना थी, अलबत्ता काफ़ी ऊंचाई पर एक रोशनदान ज़रूर था। रोशनदान बड़ा था, लेकिन इतना ऊंचा था कि उसमें से झांक कर बाहर नहीं देख सकती थी। ज़मीन पर एक चटाई पड़ी हुई थी। खुदा का शुक्र था कि उसका बैग उसके पास था। उसने अपना बैग नज़दीक करके उसकी तलाशी ली। उसमें चाकू ना था, बाकी उसकी तमाम चीज़ें मौजूद थीं। तब उसे ख्याल आया कि वो चाकू उठाने के लिए झुकी थी तो कोई भारी चीज़ उसके सर पर लगी थी। उसने फौरन अपने सर पर हाथ फेरा। सर में किसी किस्म का जख्म, निशान या दुखन ना थी। राकल ने उसे जख्मी करने के नतीजे में जिंदान डलवा दिया था। खैर, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हुआ उसकी तवक्को के खिलाफ था। तानिया को मालूम ना था कि राकल ने उसके बारे में क्या हुक्म दिया है। वो उसे आम कैद समझ रही थी कि वो जिंदान में ज़रूर है, लेकिन उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वो लोग तो उसे कमरे में बंद करके भूल ही गए। 2 दिन गुजर गए। उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने न खोला। उसके कान किसी आहट को तरस ही गए। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। छोटी सी सुराही में पानी मौजूद था, जो अब वो भी ख़त्म हो रहा था। उस पर नकाहत तारी हो रही थी। वो निढाल सी पड़ी थी। बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उस पर गशीके से दौरे पड़ रहे थे। इसी हालत में जब वो होश में न थी, न बेहोश थी, जाग रही थी, न सो रही थी, या फिर वो गहरी नींद में थी, उसे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे दादा आजम उसके बिल्कुल नज़दीक बैठे हों। उनका नूरानी चेहरा देखकर उसे सुकून महसूस हुआ। वो उनसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन बोल ना पाई। तब दादा आजम ने कहा कि वो उसकी कैफियत को समझ जाते हैं और हाथ के इशारे से उसे पुरसुकून रहने की तलकीन कर दी, उसे तसल्ली दी। जब उसकी आंख खुलती है या होश में आती है तो अपने आसपास किसी को नहीं पाती, लेकिन उसके दिल पर सुकून की कैफियत ज़रूर नक्श होती है। बेख्तियार उसका जी चाहता है कि काश दादा आजम उससे कोई बात करते। एक बात की उसे बहुत खुशी थी। अब तक वो तन्हाई का शिकार थी, खुद को बेयार व मददगार महसूस कर रही थी, लेकिन अब यह एहसास यकसर तब्दील हो गया था। उसकी पुश्त पर भी कोई आ गया था। अब वो अकेली ना थी। इस एहसास के साथ कि वो तन्हा और बेबस नहीं है, उसमें हिम्मत पैदा हो गई। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। तभी एक आहट सी महसूस हुई। ये आहट दरवाजे पर नहीं हुई थी। ये आवाज़ ऊपर रोशनदान से आई थी। गलेरी के बोलने की आवाज़ के साथ ऊपर रोशनदान में कोई चीज़ लुढ़की थी। तानिया ने रोशनदान की तरफ देखा तो उसे गलेरी की दुम दिखाई दी और फिर फौरन ही कोई चीज़ लुढ़क कर उस पर आ गिरी। जब तानिया ने ऊपर से गिरने वाली चीज़ को बगौर देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो एक सुर्ख रंग का खूबसूरत सेब था। तानिया ने लपक कर उसे उठा लिया और तशक्कुर आमेज नज़रों से ऊपर देखा। उसके देखते ही देखते गलेरी रोशनदान में गायब हो गई। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि वो अकेली नहीं है। सेब बहुत अच्छा था, बहुत लजीज, खुशबूदार और मीठा था। उस सेब में जाने क्या बात थी कि उसे खाकर पेट भरने का एहसास हुआ। तानिया के होश व हवास बहाल हो गए। वो अब कुछ सोचने के काबिल हो गई थी। तानिया ने राकल की बात मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसने अपना बैग मारकर उसका एक बाजू तोड़ दिया था। उसके नतीजे में उसे कैद में डाल दिया गया था और 2 दिन भी गुजर गए थे। किसी ने पलटकर इस कमरे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी कि वो जिंदा है या चल बसी है। दरवाज़ा बंद था। यहाँ से फरार का कोई रास्ता ना था। इस कमरे में कोई खिड़की भी ना थी। एक रोशनदान ज़रूर था, लेकिन वो इतना ऊंचा था कि हाथ उठाने के बावजूद 10 तरस से दूर था। उसे नहीं मालूम था कि रोशनदान के उस तरफ क्या है। काश वो किसी तरह रोशनदान से बाहर का जायज़ा ले सकती। उसे अपना भाई मोहसिन याद आ गया। जाने वो किस हाल में होगा। बक्का ने यहाँ से वापस जाकर जाने मोहसिन के साथ क्या सुलूक किया हो। काले चिराग की गिरफ्तारी के बाद तो वो बिल्कुल बेखौफ हो गई होगी। उसे काले चिराग की भी फिक्र थी। जाने उस हमदर्द शख्स का क्या हशर किया जा चुका हो। कहीं उसकी ज़िंदगी न मुख्तसर कर दी गई हो। लेकिन अब वो क्या करे। वो अपने भाई मोहसिन को बचाने आई थी, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई थी। अगर उसे गैबी इमदाद ना मिलती, वो भूखी ही एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाती। एक सवाल ये भी था कि ये सेब कहाँ से आया है, इस सहरा में, और ऐसा खुशबूदार सेब। फिर उसे रोशनदान तक किसने पहुंचाया। गलेरी तो ऐसी चीज़ खाने की खुद शौकीन होती है। उसने खुद क्यों ना खाया, नीचे क्यों लुढ़का दिया। फिर उस सेब में इतनी शराबी कहाँ से आई।
कि उसे खाकर पेट भरकर खाने का गुमान क्यों हुआ। क्या यह सिलसिला जारी रहेगा या महज इत्तेफाक से ऐसा हो गया है और दादा आजम के यहाँ आने का एहसास महज एक ख्वाब था, उसका वहम था, या वाकई वो उसकी तसल्ली के लिए यहाँ आ गए थे। वो दादा आजम ही तो थे जिनकी वजह से उसकी अपनी जिंदगी खुद उस पर आश्कार हुई थी। वो अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अभी वो इन्हीं बातों में उलझी हुई थी, अपनी निजात का रास्ता सोच रही थी कि दरवाजे पर कुछ खटपट की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से दरवाजा खोल रहा हो। तानिया जरा संभल कर बैठ गई। चंद लम्हों के बाद वो दरवाजा खुला। उसके सामने राकल खड़ा था, बगल में असा दबाए। उसने अपने कंधे पर एक भारी चादर डाल रखी थी, शायद अपना टूटा हुआ बाजू छुपाने के लिए। राकल ने तानिया को हशाश बशाश कमरे के वस्त में बैठा देखा तो बड़ा हैरान हुआ। 2 दिन की भूख ने उस पर जरा भी असर ना किया था, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे वो अभी खा पी कर ताज़ा होकर बैठी हो। वो तो समझ रहा था कि तानिया की भूख की वजह से बुरी हालत होगी, वहां तो मामला ही कुछ और निकला। कैसी है तू? राकल असा टेकता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। देख ले, इतने बड़े बड़े दीदे हैं तेरे। तानिया गुस्से में आ गई। ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। तूने देख लिया ना कैद करके, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूं। मैंने कब कहा कि तू मामूली लड़की है? मामूली होती तो यहां तक कैसे आ जाती? राकल, क्या तू अपनी बहन को समझा नहीं सकता? क्या समझाऊं? मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। अगर मैं उससे ये कहूं तो वो पलटकर मुझे कहेगी। तुझे वो क्या कह सकती है? वो कहेगी कि तानिया को आज़ाद कर दे, तो मैं उसकी बात कैसे मान लूंगा भला? मैं तानिया को आज़ाद करने के लिए तो नहीं लाया यहां। वो तानिया की आंखों में आंखें डालकर बोला। तानिया तेरी कैद में नहीं रह सकेगी, ये बात तू अच्छी तरह जानता है। तू खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। तू वक्त की बात करती है, मैं तेरे पीछे खुद बर्बाद हो गया। ये मोहब्बत की जंग है, इसमें सब कुछ जायज होता है। ये बात तो तू अच्छी तरह जानती होगी। हाँ, अच्छी तरह जानती हूं, तानिया ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छी तरह जानती हूं कि तेरी तबाही ज्यादा दूर नहीं। राकल ने एक बेहंगम कहका लगाया। मैं अगर तबाह हुआ तो ना तू रहेगी और ना तेरा भाई रहेगा, राकल ने धमकी दी। देखा जाएगा। तानिया डरने वालों में से ना थी। चल अब मेरे साथ। कहाँ? जिंदगी के हर आसाइश को हासिल करने के लिए। उसने सब्ज बाग दिखाया। मुझे बस मेरा भाई चाहिए, वो भी मिल जाएगा, ये मेरा तुझसे वादा है। बस एक बार मेरा कहा मान ले। मुझे क्या करना होगा? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा, लेकिन मुझे तो तुझसे मोहब्बत नहीं। हो जाएगी। तू मेरे बारे में सोचना तो शुरू कर। एक लंगड़े और बाजू टूटे शख्स के बारे में मेरी जैसी लड़की क्या सोचेगी भला? तानिया के इस जवाब ने राकल के अंदर आग लगा दी। उसने अपनी बगल से असा निकाल लिया और एक टांग पर जमकर खड़ा हो गया। फिर उसने हाथ बुलंद किया और चाहा कि असा उसके सर पर दे मारे। उसी वक्त वो देवकामत औरत कमरे में दाखिल हुई, जो शायद इस कैदखाने की निगरान थी। उस औरत ने आते ही पुकारा, राकल। राकल का हाथ उठा रह गया। वो पहले ही गुस्से में था, इस मुदाखलत बेजा पर भिन्ना कर रह गया। क्या है? वो देवकामत काली भुजंग औरत उसके सामने आकर अदब से झुकी और बहुत मुअत्तबाना लहजे में कहने लगी, सरदार कोलाना का कारिंदा आया है, वो तुझसे मिलना चाहता है। सरदार कोलाना का नाम सुनकर राकल का ऊपर हाथ उठा हुआ नीचे गिर गया। उसने अपना आसा बगल में दबाया, एक नजर तानिया की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मेरा इंतजार कर, तुझे अभी आकर बताता हूं। फिर वो फौरन पलट गया। वो देवकामत औरत कैदखाने के दरवाजे तक उसके साथ आई। सामने 2 मुसल्ला दरबान मौजूद थे। वो उनको देखकर वापस लौट गई। राकल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। वो दोनों दरबान आगे आगे चलने लगे। जब राकल उस इमारत के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा तो एक दरबान ने चीख कर कहा, दरवाजा खोलो, राकल आया है, सरदार कोलाना के कारिंदे से मिलना चाहता है। यह ऐलान सुनकर 6 आदमी दाहिनी और 6 आदमी बाएं कोठरी से बरामद हुए और उन 12 आदमियों ने मिलकर उस बड़े और भारी दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुला तो सामने घोड़े पर सरदार कोलाना का कारिंदा नजर आया। वो सांवली रंगत का एक अजीब से चेहरे का शख्स था। वो राकल को देखकर फौरन घोड़े से नीचे उतर आया और पुरवकार चलता हुआ राकल के नजदीक पहुंच गया। हाँ बोल सरदार कोलाना के कारिंदे, कैसे आया? क्या तू जानता है कि तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई? सरदार कोलाना का कारिंदा बोला, तू सरदार का कारिंदा है,
कारिंदा ही रहे, सरदार न बन। जो पैगाम लाया है वो कह दे, फजूल बातें न कर। काला चिराग कहाँ है? उसने पूछा। कौन काला चिराग? ये नाम मेरे लिए नया है। राकल अनजान बन गया। राकल, फिर बक्का भी तेरे लिए नया नाम होगा। हरकारे ने अंधेरे में तीर छोड़ा। बक्का मेरी बहन है, राकल ने कुछ परेशान होकर कहा। क्या तू जानता है कि इस वक्त बक्का कहाँ है? क्या मतलब? उसकी परेशानी बढ़ गई। मेरी बात का जवाब दे ताकि मैं तुझे सरदार का पैगाम सुना सकूं। यही है मेरे पास सुनहरे खंडर में। और काला चिराग कहाँ है? मैंने कहा ना कि मैं किसी काले चिराग को नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बक्का की तलाश में सरदार कुलाना के पास न जाना पड़े। फिर सरदार इस तरह का जवाब देगा, कौन बक्का? यह नाम मेरे लिए नया है। तू कहना क्या चाहता है? राकल ने कतरे गुस्से से कहा। जो मैं कहना चाहता हूं वो तू अच्छी तरह समझ गया है। तुझे अगर बक्का अजीज हो तो काले चिराग को सरहद पर पहुंचा देना। तुझे 1.5 दिन दिया जाता है। वक्त गुजरने के बाद तू ये बात अच्छी तरह जानता है कि क्या होगा। क्या होगा? राकल ये बात अच्छी तरह जानता था कि क्या होगा, फिर भी सवाल कर दिया। न तू रहेगा न बक्का। मैं इसे ऐलान जंग समझूं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह ऐलान जंग उस वक्त मुकम्मल होगा जब तू सरदार कुलाना को जाकर बताएगा कि तूने राकल को पैगाम दे दिया है। राकल ने कहा। हाँ, तू ठीक कहता है। और अगर पैगाम देने वाला वापस ही ना जा सके तब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। तू अच्छी तरह जानता है कि सरदार कुलाना किस कदर ताकतवर हुक्मरान है। फिर तुझे यह भी मालूम हो गया होगा कि तेरी बहन बक्का उसके कब्जे में है। वो ईंट से ईंट बजा देगा, सरदार कुलाना के कारिंदे ने बड़े इत्मीनान से कहा। राकल मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। बक्का के बारे में उसे कतन कुछ मालूम न था कि वो कहाँ है। अगर वाकई सरदार के कब्जे में है तो फिर उस कारिंदे पर मौत वारिद करना हिमाकत से कम ना होगा। बक्का की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अब राकल के लिए जरूरी था कि कोई इकदाम करने से पहले वो बक्का की गिरफ्तारी का सबूत मांगे। सबूत मिलने पर कारिंदे को जाने दे और उसकी दी हुई मोहलत में कोई हिकमती अमली तय करने की कोशिश करे। सरदार कुलाना के हरकारे, क्या सरदार ने बक्का की गिरफ्तारी का कोई सबूत भेजा है? हाँ, भेजा है। ये कहकर उस कारिंदे ने अपने लिबास में हाथ डालकर कोई चीज निकाली और राकल की तरफ उछाल दी। राकल के साथ आने वाले दरबानों में से एक ने उस चीज को लपक लिया और एहतराम के साथ राकल की खिदमत में पेश किया। राकल ने उस चीज को उलट पुलट कर देखा। ये बक्का की अंगूठी थी। इस अंगूठी को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। ये अंगूठी राकल ने ही उसे दी थी। इस अंगूठी में नक की जगह उल्लू की आंख की पुतली लगी हुई थी। आंख की पुतली किसी हीरे की तरह चमक रही थी। ये अंगूठी हर भाई अपनी बहन के जवान होने पर उसे देता था। किसी लड़की के हाथ में यह अंगूठी देखकर ही कोई लड़का उसकी तरफ राग़िब होता था और फिर बाद में उसे वापस भिजवाता था। उस अंगूठी को देखकर राकल को यकीन आ गया कि वाकई बक्का सरदार कुलाना के कब्जे में है, क्योंकि उस अंगूठी को एक बार पहन लेने के बाद शादी से पहले उसे लड़की अपनी उंगली से नहीं उतारती थी। यह अंगूठी जबरदस्ती उसकी उंगली से उतारी गई होगी। सरदार कुलाना से कहना कि उसने मेरी बहन पर कब्जा करके अच्छा नहीं किया। और राकल, क्या तूने काले चिराग को गिरफ्तार करके अच्छा किया है? वह मुजरिम है। चल, तूने उसे अपने पास होने का इकरार तो किया। थोड़ी देर पहले तक तो तू उसके नाम से वाकिफ ही ना था। वैसे पूछ सकता हूं कि उसका जुर्म क्या है? हरकारे ने पूछा। वो बक्का से मोहब्बत करता है। मुझे ये बात पसंद नहीं। खैर, ये मसला मेरा है ना तेरा। ये मसला काले चिराग और बक्का का है। मैंने तुझे अपने सरदार का पैगाम दे दिया है। उसकी दी हुई निशानी भी तुझे दिखा दी। अब तू बता क्या कहता है। मैं कल सूरज निकलते ही उसे सरहद पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, बक्का की निशानी मुझे लौटा दे। हरकारे ने यह कहकर अपना हाथ बढ़ाया। राकल ने वो अंगूठी उसकी तरफ उछाल दी, जिसे उसने बड़ी महारत से लपक ली। फिर वो तेजी से मुड़ा, दौड़कर अपने घोड़े के नजदीक पहुंचा, उछलकर सवार हुआ और आंखों के सामने से ओझल हो गया। उसके जाने के बाद राकल ने ठंडा और गहरा सांस लिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। ये सब क्या हो गया? सरदार कुलाना को कैसे मालूम हुआ कि काला चिराग उसके कब्जे में है? फिर उसने बक्का को कहां से और कैसे गिरफ्तार कर लिया? लगता है उसने बक्का को सहरा से अगवा कराया है। वो जरूर मोहसिन से मिलने गई होगी। उसके इश्क ने तो उसे कहीं का ना छोड़ा था। अब उसे हर कीमत पर काले चिराग को आज़ाद करना होगा, वरना सरदार कुलाना ऐसा सरफिरा शख्स है कि उससे कोई बैद नहीं।
कि वो सुनहरे खंडर पर चढ़ाई करते। हरकारे के जाते ही 12 आदमियों ने मिलकर भारी दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज पर राकल मुड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके मुसल्ला दरबान उसके आगे थे। राकल ने फिर जंदान का रुख किया। उसे देखती देवकामत औरत ने कैद खाने का दरवाजा खोल दिया और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगी। तानिया के कमरे के सामने पहुंचकर उस काली भुजंग औरत ने दरवाजे पर लगा ताला खोला और फिर हाथ मारकर दरवाजा खोल दिया। राकल खटखट करता कमरे के अंदर दाखिल हो गया। तानिया खामोशी से उसे देखती रही। उसकी समझ में ना आया कि वो अभी तो उसके हाथों जलील होकर गया था, फिर दोबारा आ गया। ये ढीठपन की इंतहा थी। आखिर अब वो क्या करने आया है? उसके चेहरे पर थकान और मायूसी के तासुरात थे। तानिया समझी कि शायद वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है और अब वो उससे माजरत करने आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कोई और ही मंसूबा लेकर इधर आया था। वो कुछ देर तानिया के सामने खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से कहने लगा, तानिया, बहुत बुरी खबर है। हाँ, क्या हुआ? तानिया के दिमाग में फौरन मोहसिन राव का ख्याल आया। कहीं खुदा न खास्ता उसे कुछ हो ना क्या हो। वो फिक्रमंद लहजे में बोली, मेरा भाई तो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक ही होगा, उसे क्या होना है? राकल ने सख्त लहजे में कहा। वैसे ये सारा फसाद उसी का फैलाया हुआ है। मेरे भाई ने क्या फसाद फैला दिया? वो तो खुद एक मजलूम शख्स है। कमजोर मजलूम शख्स भला क्या फसाद फैला सकता है? उसने मेरा सर झुका दिया है, राकल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। आखिर कुछ तो पता चले, ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने? ना मेरी बहन तुम्हारे भाई की मोहब्बत में गिरफ्तार होती और ना आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। उसे सरदार कोलाना ने अगवा करवा लिया है, राकल ने इंकशाफ किया। बक्का के अगवा की खबर सुनकर तानिया के दिल में अनार छूटने लगे। एक खुशी की लहर उठी जो उसके पूरे वजूद को सरशार कर गई। उसे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि उसके अगवा की खबर क्यों आई, उसके कत्ल की खबर क्यों ना आ गई। फिर भी ये वक्त खुशी के इजहार का ना था। उसने मसलहत से काम लेते हुए पूछा, लेकिन आखिर क्यों? काले चिराग की वजह से। मैं समझी नहीं। काला चिराग सरदार कोलाना का अहम आदमी है। उसे किसी तरह यह मालूम हो गया कि वो मेरे कब्जे में है। जवाबन उसने बक्का को अपने कब्जे में कर लिया और अब पैगाम भिजवाया कि मैं काले चिराग को उसके हवाले कर दूं और अपनी बहन को ले जाऊं, वरना वो बक्का को मार देगा और लश्कर कशी करके मेरे इलाके पर कब्जा कर लेगा। तू ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहा है? मैं क्या करूं? तानिया ने बेनियाजी से कहा, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं भला तेरी क्या मदद कर सकती हूं? मैं खुद तेरी कैद में हूं और मेरा भाई तेरी बहन की कैद में है। मैं काले चिराग को वापस नहीं करना चाहता, ये मेरी तौहीन है, और अपनी बहन को भी वापस लेना चाहता हूं। वो वहां सरदार कोलाना के कब्जे में है, ये भी मेरी तौहीन है। राकल ने बिसात बिछाई। मुझे क्या करना होगा? तानिया ने बिसात बिछता देखकर पूछा। मेरा एक दोस्त है, उस तक मेरा पैगाम पहुंचाना होगा। मेरा कोई आदमी अब उसके इलाके में कदम नहीं रख सकता और मेरे दोस्त तक पहुंचने के लिए कोलाना के इलाके से गुजरना पड़ेगा। तो उस इलाके से आसानी से गुजर सकती है, तुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। तानिया ने फौरन हामी भर ली। वो चाहती थी कि इस कैद खाने से किसी तरह निजात मिल जाए। हो सकता है कि रास्ते में उसे कोई फरार का रास्ता सूझ जाए। तानिया अपने जहन में फरार के मंसूबे तराश रही थी और राकल कुछ और ही सोच रहा था। और उसने जो कुछ सोच लिया था, अगर उसके बारे में तानिया को जरा भी शुबा हो जाता तो वो इस कैद खाने से कभी ना निकलती। राकल एक कीना परवर शख्स था। तानिया ने न सिर्फ उसकी बात नहीं मानी बल्कि कदम कदम पर उसकी तौहीन भी की थी। वो उसको भला क्यों छोड़ देता? तो फिर आ मेरे साथ। राकल ने चलने का इशारा किया। तानिया ने जल्दी जल्दी अपना बिखरा हुआ सामान समेटा। उसका सामान ही क्या था? चंद जोड़े कपड़े और कुछ जरूरत की चीजें। बैग भरकर उसने जिप बंद की, बैग अपने कंधे पर डाला और कहने लगी, चलो। राकल अपने असा को बैसाखी बनाए पक्के फर्श पर खटखट करता आगे बढ़ा। तानिया उसके साथ साथ चलने लगी। कैदखाने की देवकामत औरत ने उन दोनों को दरवाजे तक पहुंचाया, झुककर ताजीम दी और कैदखाने का दरवाज़ा बंद करके मुस्तैद खड़ी हो गई। राकल ने अपने कमरे में पहुंचकर अपनी मसनद संभाली और अपने असा को 3 बार मसनद पर मारा। खट खट की आवाज़ पर 2 गोल चेहरे वाली खात्माएं पर्दा हटाकर अंदर आ गईं। उन्होंने आधा झुककर राकल को ताजीम दी और तानिया को हैरत भरी नजरों से देखा। क्या हुक्म है राकल? फिर उनमें से एक ने पूछा। सदर दरवाजे पर मेरा हुक्म पहुंचा कि सवारी और सवार मुझे तैयार मिलें। मैं अभी आता हूं। ठीक है राकल।
ये कहकर वो दोनों आधी झुकीं और तेजी से पर्दों में गुरूब हो गईं। खादमाओं के जाने के बाद वो दोनों कमरे में अकेले रह गए। तानिया चाहती थी कि वो उससे बात करे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। खुद राकल ने भी कोई बात ना छेड़ी। उसके चेहरे पर एक गंभीर सोच तारी थी। वो पर्दों की तरफ एकटुक देख रहा था। यूं लगता था जैसे उसे किसी के बिछड़ने का गम हो। कुछ देर के बाद वो अपने असे के सहारे उठा, असा बगल में दबाया और तानिया के चेहरे पर नजर डाले बगैर मुखातिब हुआ। अब वक्त रुखसत आ गया। तानिया ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दी। सदर दरवाजे पर जब वो दोनों पहुंचे तो एक मुसल्ला तरबान ने जोर से आवाज लगाई, राकल आ गया है, दरवाजा खोला जाए। 6 आदमी दाएं कोठरी और 6 आदमी बाएं कोठरी से बरामद हुए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से बाहरी दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही राकल, जो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर 6 मुसल्ला मुस्तैद खड़े थे। उनके साथ ही 2 ऊँटनियां सजी बैठी हुई थीं। तानिया को एक ऊँटनी पर सवार कराया गया, दूसरी ऊँटनी पर राकल को बिठाया गया। फिर राकल ने एक सवार को नजदीक बुलाकर उसे कुछ हिदायत दी, जिसे तानिया दूर होने की वजह से ना सुन सकी। वो सवार जिसे हिदायत दी गई थी दोनों ऊँटनियों के आगे आ गया। उसने मुंह से एक अजीब आवाज निकाली और ये काफिला खंडरों के दरमियान से गुजरता हुआ मैदान में आ गया। सबसे आगे एक घुड़सवार था, उसके पीछे तानिया, तानिया के बाद राकल और राकल के पीछे 5 सवार और थे। अब यह काफिला बर्क रफ्तारी से मगरिब की जानिब रवां तवां था। तानिया सोच रही थी कि राकल ने कहा था कि किसी दोस्त को उसका पैगाम पहुंचाना है ताकि वो सरदार कोलाना के मुतवक्के हमले का मुकाबला कर सके, और ये कि यह पैगाम वही पहुंचा सकती थी, क्योंकि दोस्त तक पहुंचने के लिए कोलाना की सरहदों से गुजरना पड़ता। लेकिन ना तो राकल ने उसके हवाले कोई पैगाम किया था, ना इस सिलसिले में कुछ बताया था, और अब वो खुद भी साथ साथ चल दिया था, जबकि उसका साथ जाना खतरे से खाली ना था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। तानिया की ऊँटनी बर्क रफ्तारी से उड़ी चली जा रही थी। दूर तक रेत ही रेत थी। वो सफर के दौरान इधर उधर नजरें भी दौड़ा रही थी, शायद उसके भाई की झोपड़ी नजर आ जाए। अजीब सूरत हाल हो गई थी। बक्का को सरदार कोलाना ने अगवा करा लिया था। वो इस बात पर बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि किसी तरह सरदार कोलाना से मुलाकात हो जाए तो वो बक्का के करतूत बताए। उसने मोहसिन राव का जो हाल कर दिया था वो दिखाकर बक्का को सजा दिलवाए। काले चराग का जाने क्या हाल होगा। इस अगवा के बाद उन दोनों की दुश्मनी तो पक्की हो गई। बक्का के दिल में अगर काले चराग के लिए थोड़ी बहुत जगह भी होगी तो इस वारदात के बाद अब वो भी ना रही होगी। वो काला चराग भी अजीब आदमी था। बिला वजह उस बुरी औरत के लिए मरा जा रहा था। ऐसा भी क्या इश्क, लानत भेजे उस पर। तानिया को नहीं मालूम था कि मोहब्बत क्या होती है। उसकी जिंदगी में अभी कोई मर्द नहीं आया था। उसकी जिंदगी कुछ इस अंदाज से गुजरी थी कि वो मोहब्बत के बारे में कुछ सोच ही ना पाई थी। वो जब मोहब्बत की बातें सुनती तो उसे बड़ी हैरत होती। ऐसी होती है मोहब्बत, आदमी इस कदर मजबूर हो जाता है। काले चराग पर उसे बड़ा रहम आता था। वो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके सामने बिछा जाता था और बक्का उसे मुसलसल ठोकरें मारकर अपने सामने से उठाई जाती थी। उसका बस चलता तो वो बक्का के हाथ पांव बांधकर काले चराग के सामने डाल देती और कहती कि लो अब इससे अपने सारे बदले ले लो। इसको इतनी ठोकरें मारो कि ठोकरें खाकर ठोकरें मारने का मफहूम इसकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। वो इसी तरह की बातें जाने कितनी देर तक सोचती रही। उसकी ऊँटनी बर्क रफ्तारी से अपने सफर पर गामजन थी। फिर उसे अपने सामने कुछ पथरीला सा इलाका दिखाई देने लगा। ऊंची नीची पहाड़ियां, छोटे बड़े पत्थर जगह जगह पड़े हुए थे। आगे वाले सवार ने अब अपनी रफ्तार कम कर दी थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो सवार रुक गया। फिर सारे लोग अपनी अपनी सवारियों पर ठहर गए। तानिया को भी उतार लिया गया। राकल भी 2 सवारों की मदद से नीचे उतर आया। उसने अपनी चादर ओढ़ी और बगल में असा दबाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये बिल्कुल वीरान इलाका था। यहाँ किस लिए पड़ाव डाला गया था, ये बात तानिया की समझ में नहीं आ रही थी। राकल बड़े पुरस्कार अंदाज में आगे बढ़ रहा था। फिर वो एक पत्थर पर, जिसमें कुदरती छोटी मोटी सीढ़ियाँ सी बनी हुई थीं, चढ़ने लगा। उसके बाद उसने घूमकर अपने बगल से असा निकालकर ऊपर उठाया। यह खास किस्म का इशारा था। इशारा पाते ही 2 मुसल्ला सवार तानिया के नज़दीक आ गए। उन्होंने तानिया के हाथ पकड़े और उसको खींचकर आगे बढ़ने लगे। अब तानिया को अचानक सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ। उसकी छठी हिस्स एकदम बेदार हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ होने वाला है। वो एकदम गुस्से में आ गई और बेफार कर कहने लगी, राकल
ये क्या बदतमीजी है? राकल ने एक फलक शिगाफ कहका लगाया। जो राकल का कहना नहीं मानता उसे हर सूरत में सजा से दो चार होना पड़ता है। लेकिन तू तो मुझे किसी को पैगाम देने के लिए कैद खाने से निकाल कर लाया था। पैगाम तो मैं तुझे दूंगा, मौत का पैगाम। ये कहकर वो फिर दीवानावार कहका लगाने लगा। काले चराग ने तेरे बारे में ठीक कहा था कि तू एक खबीस मखलूक है। तानिया गुस्से में थी। उसने ठीक कहा था, मैं वाकई खबीस मखलूक हूं। अब तू मेरी खबासत देख। ये कहकर वो अपने सवारों से मुखातिब हुआ। इसे उठाओ और चा वफात में डाल दो। फिर जो कुछ हुआ चश्मे ज़दन में हुआ। राकल का हुक्म पाकर दोनों सवार उसके दोनों हाथ खींचते हुए आगे बढ़े। फिर एक जगह रुककर उन्होंने तानिया के हाथ पैर पकड़कर ऊपर उठाया। डंडा डोली के अंदाज में उसे झोला देने लगे और फिर एक अजीब सी आवाज निकालकर उसे हवा में उछाल दिया। जब वो नीचे गिरी तो तानिया को एहसास हुआ कि उसे कहाँ फेंका गया है। ये एक बहुत गहरा कुआं था और वो उसमें गिरती चली जा रही थी। ये चाहे वफात था। इस कुएं में गिराए जाने वाला कभी जिंदा नहीं बचता था, वफात पा जाता था। राकल तानिया को कुएं में फेंकवाने के बाद पत्थरनुमा चट्टान पर खड़ा बेतहाशा कहके लगा जा रहा था। उसके कहके किसी तरह रुकने में ही नहीं आ रहे थे। फिर अचानक ही राकल की समाज से गड़गड़ाहट की आवाज टकराई। यह आवाज नजदीकी थी। राकल के कहके एकदम सर पड़ गए। वो अभी तक एक टांग पर खड़ा था। उसने घबरा कर अपना असा बगल में ले लिया और पीछे घूमकर देखा तो पस मंजर यकसर बदला हुआ था। वो भेड़िए थे, बड़े जसीम और तादाद में बहुत। उन्होंने अपनी सुर्ख लपलपाती जबानों और नोकीले दांतों से उन 6 सवारों को आनन फानन उधेड़ डाला जो राकल के साथ आए थे। ये सब इस कदर तेजी से और अचानक हुआ था कि वो मुसल्ला सवार अपने हथियार भी सीधे न कर पाए। बस यूं महसूस होता था जैसे ये भेड़िए हवा का पर्दा चाक करके अचानक कहीं से नमूदार हो गए हों। सवारों को खत्म करने के बाद भेड़ियों ने घोड़ों और ऊंटनियों पर भी हमला कर दिया। सवारों पर हमले के दौरान घोड़े और ऊंटनियां पहले ही चौकन्ना होकर भाग निकले थे। फिर भी भागते घोड़ों में से उन खूंखार भेड़ियों ने 2 घोड़े गिरा लिए और आनन फानन उन दोनों को उधेड़ कर रख दिया। जो बच गए वो फरार होने में कामयाब हो गए। अब राकल तन्हा रह गया। वो उस ऊंचे और बड़े पत्थर पर असा को बेसाखी बनाए उन जसीम खूंखार भेड़ियों को देख रहा था। उसने अभी तानिया को चाहे वफात में पिकवाया था। उसे क्या खबर थी कि दूसरों को मौत से 2-4 करने वाले खुद भी मौत के दाम में आ सकते हैं। ये भेड़िए 10-15 न थे, सैकड़ों की तादाद में थे और उन भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अब कोई लम्हा जाता था कि वो उस पर छलांग लगाकर जमीन बोस करने वाले थे। राकल ने तब अपना असा बगल से निकाला और उसे हाथ में पकड़कर बुलंद किया। साथ ही वो कुछ अजीब से लफ्ज बोलता जाता था। राकल की इस हरकत पर वो तमाम भेड़िए एक लम्हे के लिए एक कदम पीछे हटकर साकित हो गए। वो राकल का बगौर जायजा ले रहे थे। फिर राकल के असा से एक फड़फड़ाता हुआ उल्लू निकला। इसके बाद एक उल्लू निकलते चले गए। आसमान उड़ते हुए उल्लुओं से भर गया। फिर राकल की आवाज पर उल्लुओं ने भेड़ियों पर हमला कर दिया, लेकिन यह हमला कामयाब ना हो सका। वो उल्लू जैसे ही भेड़ियों पर हमला करने के लिए नीचे आते, ये भेड़िए उछलकर उनके पर अपने जबड़ों में दबोच लेते और उन्हें चबाकर उड़ने से मफलूज कर देते। जमीन पर गिरते ही दूसरे भेड़िए उन्हें चीर फाड़कर मौत से हमकिनार कर देते। राकल अपनी फौज का यह हशर देखकर कपकपा उठा। अब आसमान पर एक भी उल्लू ना था। सब जमीन पर मुड़े तुड़े और उधड़े हुए पड़े थे और वो खून आशाम भेड़िए फिर उस पत्थर को अपने घेरे में ले रहे थे जिस पर राकल खड़ा था। वो भेड़िए अपनी चमकती आंखों, लपलपाती जबानों और खुले दहशतनाक जबड़ों से बड़ी दिलचस्पी से राकल को देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, हाँ भाई, अगर तेरे पास अपने दिफा में इस्तेमाल करने के लिए कोई और हरबा हो तो जल्दी से आजमा डाल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। राकल के पास अब करने को कुछ ना था। वो बहुत मायूसी से उन भेड़ियों को देख रहा था। वो जानता था कि कुछ ही लम्हों बाद ये भेड़िए उस पर छलांग लगाएंगे और चीर फाड़ कर बराबर कर देंगे। राकल की तवक्को के मुताबिक भेड़ियों ने दूसरे लम्हे उस पर चस लगाई। वो पत्थर से लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गया। भेड़ियों ने उसे भंबोड़ा नहीं। चंद भेड़ियों ने मिलकर उसके हाथ पांव अपने जबड़ों में दबाए और घसीटते हुए ले चले। उसका बाजू तो पहले ही जख्मी था। तानिया ने बैग मारकर उसे जख्मी किया था। अब उन भेड़ियों के दांतों की गिरफ्त उसकी जान निकाले दे रही थी। भेड़िए उसकी तकलीफ से बेनियाज आगे बढ़ते जा रहे थे। राकल एक भारी भरकम शख्स था। जब भेड़िए उसे घसीटते हुए थक जाते तो ताज़ा दम भेड़िए उनकी जगह ले लेते और राकल को घसीटने लगते। राकल अब तकलीफ के बाइस बेहोश हो चुका था। भेड़ियों को इस बात की परवाह न थी कि राकल किस हाल में है।
होश में है या होश गंवा बैठा है। राकल को घसीटने वाले भेड़िए जब थक जाते तो उनकी जगह दूसरे भेड़िए ले लेते। वो भेड़िए बगैर रुके पूरी रात सफर करते रहे। अब सुबह के आसार नुमाया होने लगे थे। सूरज का सुर्ख किनारा उफक से उभरता हुआ नजर आ रहा था। रोशनी फैलती जा रही थी और वो भेड़िए राकल को रेत पर घसीटते हुए लिए जा रहे थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो भेड़िए एक जगह ठहर गए। यूं लगा जैसे किसी ने उन्हें रुकने का इशारा किया हो। वो राकल को छोड़कर पीछे हटे और फिर एक दूसरे से मिलकर खड़े हो गए और जोर जोर से हाँफने लगे। राकल औंधे मुंह रेत पर पड़ा हुआ था। उसका जिस्म जगह जगह से जख्मी था। भेड़िए अब उससे कतन बेनियाज हो चुके थे, जैसे उन्होंने राकल को हिदायत के मुताबिक मंजिल पर पहुंचा दिया हो। वो सारे के सारे भेड़िए अब उस उल्लू पर नजर जमाए हुए थे जो सामने झोपड़ी की छत पर बैठा हुआ था। वो उन भेड़ियों को देखते ही बेचैन हो गया। यकायक उसने उड़ने के लिए पर तोले। उसके उड़ते ही आगे खड़े चंद भेड़िए एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही उस उल्लू ने उन पर हमला करने के लिए नीची परवास की, उसी वक्त दो भेड़ियों ने उछलकर उसके परों को अपने जबड़ों में दबोच लिया। फिर जैसे ही वो दोनों भेड़िए रेत पर गिरे, उनके गिरते ही दूसरे भेड़ियों ने उस उल्लू को नोच डाला। फिर चार भेड़िए अपने गोल में से निकले और उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे की तरफ रुख किया, जहां एक सांप कुंडली मारे और फन फैलाए उन भेड़ियों को अपनी तरफ आता देख रहा था। वो चारों भेड़िए उस सांप के नजदीक पहुंचकर एक दूसरे से दूर हो गए। सांप को चारों भेड़ियों पर बैक वक्त नजर रखना मुश्किल हो गया। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। उसने घबराकर सामने वाले भेड़िए पर हमला कर दिया। अभी वो सांप आगे बढ़कर उस भेड़िए को काट ना पाया था कि पीछे से एक भेड़िए ने उसकी दुम अपने चपड़े में ले ली। फिर उन तीन भेड़ियों को उस नाग को कैफरे किरदार पहुंचाने में कोई दिक्कत पेश ना आई। उल्लू और सांप को खत्म करने के बाद जैसे उनका काम मुकम्मल हो गया, उन चारों भेड़ियों ने अपनी थोतनी ऊपर उठाकर अजीब सी आवाजें निकाली। उसके बाद एक समत दौड़ लगा दी। उनके आगे निकलते ही बकिया भेड़िए भी उन चारों के पीछे हो लिए। उनके दौड़ने की वजह से रेत उड़ने लगी और फिर वो रेत के बादलों में इस तरह गुम हो गए जैसे वो रेत के बने हुए थे। मोहसिन राव को कुछ मालूम ही ना था कि उसकी झोपड़ी के आगे क्या तमाशा हो चुका है। सुबह का वक्त था। वो गहरी नींद सो रहा था। फिर उसके कानों में गुर्राहट की सी आवाजें आईं। ये कुछ गैर मामूली आवाजें थीं। इस तरह की आवाजें उसने आज तक न सुनी थीं। वो घबरा कर उठ बैठा। फिर जब तक उसके होश व हवास बहाल हुए, वो उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आने के काबिल हुआ। उस वक्त तक भेड़िए अपना काम दिखाकर जा चुके थे। दरवाजे के सामने नाग उधड़ा हुआ पड़ा था। उससे आगे उल्लू जमीन पर फैलाए बेजान पड़ा था। मोहसिन राव उन दोनों मुहाफिजों का यह हाल देखकर बहुत खुश हुआ। वो फौरन दरवाजे से बाहर निकल आया। दरवाजे से बाहर निकला तो उसने जमीन पर किसी जानवर के पंजों के बेशुमार निशानात देखे और फिर उसकी नजरें राकल पर ठहर गईं। वो रेत में मुंह दिए औंधा लेटा था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके जिस्म पर दांतों के बेशुमार निशानात थे। वो बुरी तरह जख्मी था। उसकी एक टांग घुटने से ऊपर कटी हुई थी। ये सब क्या था? बक्का के मुहाफिजों को किसने मारा था? इस शख्स को किसने जख्मी किया था? ये हजारों पंजों के निशानात किस जानवर के थे? ये सुबह ही सुबह क्या से क्या हो गया था? बहरहाल इन मुहाफिजों के मरने की उसे खुशी थी। अब कम से कम वो झोपड़ी से बाहर तो निकल सकेगा। बेशक वो फरार नहीं होगा, लेकिन झोपड़ी से बाहर घूम फिर तो सकेगा। मोहसिन राव ने बमुश्किल उस अजनबी शख्स को सीधा किया। तब उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर कमज़ोर हो चुका है। वो चाहता था कि उस बेहोश शख्स को अपनी झोपड़ी में ले जाए, लेकिन उसे सीधा करने में कितनी दिक्कत पेश आई थी, तो उसे उठाकर या घसीटकर अंदर ले जाना उसके बस का हरगिज़ न था। फिर उसने सोचा कि झोपड़ी में से पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। जब उसे होश आ जाए तो फिर उसे सहारा देकर झोपड़ी में ले जाए। वो कदरे तेज चलता हुआ झोपड़ी में आ गया। उसने सुराही से कटोरे में पानी निकाला और फिर उस अजनबी शख्स के पास पहुंच गया। उस कटोरे से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारने शुरू किए। साथ में वो उसे आवाजें भी लगा रहा था। ए भाई, अरे भाई साहेब, होश में आ जाओ। बिलाखिर मोहसिन राव उसे होश में लाने में कामयाब हो गया। राकल की आंख खुली तो उसने खुद को रेत पर लेटा हुआ पाया। वो बुरी तरह जख्मी था। जख्मों से टीसें उठ रही थीं। ऊपर आसमान था और उसके सामने एक अजनबी शख्स बैठा था। उसने फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन मोहसिन राव ने उसे उठने से मना कर दिया। वो चाहता था कि वो कुछ देर लेटा रहे ताकि उसे मुकम्मल तौर पर होश आ जाए। कौन हो तुम? मोहसिन राव ने उसे हमदर्दी से देखते हुए पूछा। यही सवाल मैं तुझसे करना चाहता हूं। राकल ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। मैं कैदी हूं। कैदी हो? इस सहरा में? तुझे किसने कैद किया है? बक्का ने, मोहसिन राव ने बताया। ओह, राकल ने ठंडा सांस लिया।
और चुप हो गया। क्या तुम बक्का को जानते हो? क्या तू मोहसिन है? राकल ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा फिर सवाल किया। मोहसिन राव एक अजनबी शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरत ज़दा रह गया। उसने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? मैं राकल हूं। राकल ने अपना तारुफ कराया। ओह, इस मर्तबा मोहसिन राव के ठंडा सांस लेने की बारी थी। क्या तू मुझे जानता है? हाँ, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। तू मेरी दुश्मन जां का भाई है। तू मुझे किस तरह जानता है? राकल ने पूछा। यही सवाल मैं तुझसे करना चाहता हूं। मुझे बक्का ने तेरे बारे में बहुत कुछ बता रखा है और तेरे बारे में सब कुछ मुझे काले चिराग ने बताया। मोहसिन बोला। काला चिराग? वो एकदम घबरा कर बोला। ओह, गजब हो गया। क्या हुआ? इतना दिन चढ़ाया। मुझे तो सूरज निकलते ही काले चिराग को सरदार कुलाना के सामने हाजिर करना था। ये भेड़िए मुझे कहाँ ले आए? मैं तो समझा था कि ये सरदार कुलाना की फौज है। ओह, तो वो बाहर भेड़ियों के पंजों के निशानात हैं। क्या तुझे भेड़ियों ने जख्मी किया है? और क्या बक्का के मुहाफिजों को उन्हीं ने मारा है? मोहसिन राव ने पूछा। हाँ, ऐसा ही हुआ है। बक्का यहां से काले चिराग को जंजीरों में जकड़कर घसीटती हुई ले गई थी। वो बेचारा तो रास्ते में ही दम तोड़ गया होगा। वो खबीस इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं। काश वो मर गया होता तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। ये सरदार कोलाना कौन है? काला चिराग सरदार कोलाना का दस्ते रास्त है। सरदार कोलाना को किसी तरह मालूम हो गया कि काला चिराग मेरी कैद में है। उसने बक्का को अगवा करवा लिया और बदले में काले चिराग को मांगा। आज सुबह मैं काले चिराग को उसके हवाले करके अपनी बहन को ले आता, लेकिन अब तो खेल ही बिगड़ गया है। उसने मुझे वादा खिलाफ समझकर जाने क्या से क्या कर डाला होगा। वो बहुत गुस्से वाला हुक्मरान है और एक बड़ी फौज का मालिक है, राकल ने बताया। तो बक्का को अगवा कर लिया गया। अब वो सरदार कोलाना की गिरफ्त में है। ये बात मेरे लिए बाइस से खुशी है। तेरे लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए नहीं। वो मेरी बहन है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। तूने अपनी बहन को कभी ये नहीं सिखाया कि दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए? वो तुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत में तकलीफ देना जायज़ है। तुझे तो बक्का की मोहब्बत पर नास होना चाहिए। मेरा सत्यानाश हो गया और तुझे नाश की सूझी है। उससे कहो कि वो काले चिराग से मोहब्बत की पेंगे बढ़ा ले, मेरी जान बख्श दे। अब तो खुद उसकी जान खतरे में है। अल्लाह करे वो मर जाए। मोहसिन राव के दिल से बद्दुआ निकली, लेकिन होंठों पर ना आई। फिर उसे अपनी बहन का ख्याल आ गया। बक्का उसे अपने साथ ले गई थी, लेकिन वो अब है कहाँ? उसके बारे में राकल ने अब तक कुछ नहीं बताया था। मेरी बहन कहाँ है? मोहसिन ने पूछा। कौन, तानिया? राकल ने गहरा सांस लिया। हाँ, वो खैरियत से तो है ना? मैं नहीं जानता। ये कहकर उसने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? राकल, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बस तू यूं समझ के वो गुम हो गई। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। राकल ने यह कहकर सख्ती से होंठ भींच लिए। तब मोहसिन राव को एहसास हुआ कि राकल जख्मों से चूर है और वो उससे मुसलसल सवाल जवाब किए जा रहा है। उसे राकल को अंदर ले जाना चाहिए और उसके जख्मों का कोई इलाज करना चाहिए। आ राकल, उठ, मेरे साथ झोपड़ी में चल। तू शायद जख्मी है, मोहसिन राव ने हमदर्दी से कहा। राकल ने आंख उठाकर बड़ी ममनूनियत से मोहसिन राव को देखा। उसे इंसान की अजमत का एहसास हुआ। ये इंसान ही है जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। इस वक्त यहां कोई गैर इंसान होता तो उसके मुंह पर ठोकर मारकर अपना रास्ता लेता। बक्का ने एक इंसान से मोहब्बत करके अच्छा नहीं किया था, लेकिन अब क्या हो सकता था? मामला बहुत आगे बढ़ गया था। मोहसिन राव में जिस कदर ताकत थी, उससे ज्यादा ताकत सर्व करके उसने राकल को उठने में मदद दी। फिर वो किसी न किसी तरह उसे झोपड़ी में ले ही आया। वो उसे उठाकर बुरी तरह हाँफने लगा। राकल उसको खामोशी से हाँफते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद जब मोहसिन राव की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने पूछा, राकल, तेरे जख्म कैसे ठीक होंगे? ये जो सामने उल्लू मरा पड़ा है ना, उसे मेरे पास ला, राकल ने कहा। मोहसिन बाहर पड़े उल्लू को पर से पकड़कर उठा लाया। भेड़ियों ने उसका सर और बाजू चबा डाले थे। ले, मोहसिन राव ने वो उल्लू राकल के नजदीक रख दिया। अब तू कुछ देर के लिए झोपड़ी से चला जा। क्यों? मोहसिन राव ने हैरान होकर पूछा। मैं जो अपने जख्मों का इलाज करूंगा वो तू देख नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूं। मोहसिन राव के बाहर जाने के बाद राकल ने उस उल्लू का दिल उसके सीने से निकालकर अपने मुंह में रख लिया और उसे पान की तरह चबाने लगा।
फिर उसने उल्लू के खून से अपने हाथ भर लिए और उस खून को जख्मों पर मलने लगा। जब उसने उल्लू का खून अच्छी तरह अपने जख्मों पर मल लिया, फिर आवाज दी, मोहसिन आजा। मोहसिन अंदर आया तो वो अंदाजा न कर पाया कि राकल ने उस उल्लू की लाश के साथ क्या किया है। उसने उल्लू की तरफ इशारा करके कहा, इसे बाहर ले जा और खोद कर काट दे। मेरे पास गड़ा खोदने के लिए कोई चीज नहीं है। अपने हाथों से रेत हटाकर छोटा सा गड़ा बना, फिर इसे रेत से ढक दे। मोहसिन राव ने उसकी हिदायत के मुताबिक उस मरे हुए उल्लू को रेत में दबा दिया और हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। मोहसिन राव जब झोपड़ी में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि राकल के जख्म बहुत तेजी से भर रहे थे। कोई आधे घंटे के अंदर वो मुकम्मल सेहतियाब हो गया। वो खुश हो गया, उठकर बैठ गया था। मोहसिन झोपड़ी से बाहर आ गया। फिर वो घूमकर झोपड़ी के पीछे चला गया। कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद जब वो वापस आया तो उसने अपनी झोपड़ी में कदम रखा तो हैरान रह गया, राकल झोपड़ी में मौजूद ना था। मोहसिन फिर फौरन ही झोपड़ी से बाहर आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे राकल जाता हुआ कहीं दिखाई ना दिया। अलबत्ता एक उल्लू मगरिब की तरफ उड़ता हुआ जरूर जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि खुद किस्मत ने उसके साथ कितना बड़ा फरेब किया था, उस पर कैसी कारी सर्प लगाई थी। ये बात उसे सुनहरे खंडर पहुंचकर मालूम हुई। वहां का नक्शा ही बदला हुआ था। सरदार कोलाना ने सुनहरे खंडर की ईंट से ईंट बचा दी थी। अब यहां कुछ न बचा था। हर चीज तबाह हो गई थी। हर तरफ तबाहकारी फैली हुई थी और सरदार कोलाना के हर कारे राकल की खात में बैठे थे। सुनहरे खंडर में जब वो अच्छी तरह घूम लिया और उसने अपनी तबाहकारियों की निशानियां हर तरफ देख लीं, तो कोलाना के हर कारे उसके सामने आ गए। सरदार कोलाना ने हाथ से इशारा किया। उसका इशारा पाकर दो खादमाएं तेजी से बाहर निकल गईं और आनन फानन उसे कलाई से पकड़ कर ले आईं। सरदार कोलाना के हर कारों ने उसे जंजीर में जकड़ लिया और फिर जिस तरह काले चराग को ले जाया गया था वैसे ही राकल को ले जाया गया। उसे सरदार कोलाना के सामने ले जाकर डाल दिया गया। सरदार कोलाना ने अपने लंबे बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, आओ फरेबी। सरदार कोलाना, देवा काली की कसम, मैंने कोई फरेब नहीं दिया। देख, देवा काली की अगर झूठी कसम खाएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं सच कहता हूं सरदार, मैंने तुझसे जो वादा किया था वो मैं हर कीमत पर पूरा करता। मैं सूरज निकलते ही काले चराग को लेकर यहां पहुंच जाता, लेकिन चाहे वफात पर लातादाद भेड़ियों ने मुझ पर हमला कर दिया और वो घसीटते हुए मुझे ले चले। रास्ते में मैं जख्मों की ताप न लाकर होश गंवा बैठा। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। अब सरदार तू ही बता कि इसमें मेरा क्या कसूर है। तेरे बारे में काला चराग सही कहता है कि तू बड़ा खबीस है। वाकई तूने बड़ी शानदार कहानी गढ़ी है। ऊपर से देवा काली की झूठी कसम भी खा ली है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई। मैं सच कहता हूं सरदार कोलाना, तू मेरा यकीन क्यों नहीं करता? चल, कहता होगा तू सच। अब मैं क्या करूं? तू वक्त पर नहीं पहुंचा, लिहाजा वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था। तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, बिल्कुल तबाह कर दिया। तू जानता है कि काला चराग हमारा किस कदर अहम आदमी है। तूने उसे क्या सोचकर कैद किया? सरदार, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दे, राकल आजी से बोला। मुआफी? सरदार कोलाना ने एक जोरदार पैका लगाया। बस तुझे एक सूरत में ही मुआफी मिल सकती है। तुझे बक्का से दस्तबरदार होना पड़ेगा। क्या तुझे वो पसंद आ गई है? क्या तू उससे शादी करना चाहता है? राकल की बात सुनकर सरदार कोलाना ने एक जोरदार पैका लगाया और कहने लगा, अहमक। राकल ने उसे ना समझ में आने वाली निगाहों से देखा। मैं समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं। मैंने तुझे अहमक यूं ही नहीं कह दिया। अबे वो बेवकूफ, वो काले चराग की मोहब्बत में गिरफ्तार है। तुझे बक्का को उसके हक में दस्तबरदार होना पड़ेगा। सरदार कोलाना ने जब अपना फैसला सुनाया तो राकल पर सख्ता तारी हो गया। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और तू कौन है एतराज करने वाला? मैं तेरे इस फैसले को मानूं या ना मानूं, लेकिन बक्का किसी कीमत पर राजी नहीं होगी। वो तो उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। उसे बुलाओ। सरदार कोलाना ने हाथ से इशारा किया। उसका इशारा पाकर दो खादमाएं तेजी से बाहर निकल गईं और आनन फानन उसे कलाई से पकड़ कर ले आई। उसने अपने भाई को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो उसे शदीद सदमा हुआ। राकल ने जब अपनी बहन बक्का को खादमाओं के साथ अंदर आते देखा तो उसे शदीद गुस्सा आया। सरदार कोलाना की खादमाओं, बक्का का हाथ छोड़ दो और इसे इज्जत से कुर्सी पर बिठाओ। सरदार कोलाना ने हुक्म दिया। ये हुक्म सुनते ही खादमाओं ने फौरन उसके हाथ छोड़ दिए।
और उसके सामने आधा झुककर कुर्सी की तरफ इशारा किया। लेकिन बक्का अपनी जगह से टस से मस ना हुई। क्या हुआ, आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्या तुझे इज्जत रास नहीं? सरदार कोलाना ने सख्त लहजे में कहा। जिसका भाई जंजीरों से जकड़ा हुआ उसके सामने खड़ा हो, वो कुर्सी पर किस तरह बैठ सकती है? सरदार कोलाना के खादिमों, राकल की जंजीरें खोल दो। सरदार कोलाना के हुक्म की फौरन तामील हुई। फिर उसे भी कुर्सी पेश कर दी गई। 2 खादमाओं ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसकी कुर्सी पर बैठने के बाद बक्का ने भी नशिश संभाल ली, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी बरकरार थी। हमने एक फैसला किया है। तेरी गैर मौजूदगी में तेरे भाई को अपना फैसला सुनाया तो इसने कहा कि उस फैसले को नहीं मानेगा। इसीलिए तुझे तलब किया गया है कि तुझे फैसला सुनाया जाए। अपना फैसला सुना। राकल, तू बता। सरदार कोलाना तेरी शादी काले चिराग से करना चाहता है, राकल ने बताया। राकल की जबान से सरदार कोलाना का फैसला सुनकर बक्का के होश उड़ गए। वो फौरन गुस्से में बोली, हरगिज़ नहीं हो सकता। यही बात अभी तेरे भाई ने भी कही थी। अब तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। सरदार कोलाना ने फैसला कुन अंदाज में कहा, मेरा फैसला सूरज की तरह अटल है। जिस तरह सूरज को हर दिन मशरिक से निकलना होता है, वैसे ही सरदार कोलाना की जबान से निकले हुए हर लफ्ज़ पर अमल दरामद होना होता है। वो इंसान की बच्ची कहाँ है जिसे तेरी बहन ने तेरी खिदमत में पेश किया था? सरदार कोलाना ने पूछा। उसे मैंने चाहे वफात में फेंकवा दिया। राकल ने साफगोई से काम लिया। तेरी बहन ने उसके भाई पर कब्जा कर लिया और तूने उस गरीब को मौत से हमकिनार कर दिया। फिर भी मुझसे कहता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा। राकल उसकी बात का क्या जवाब देता? उसके पास कोई जवाब ना था। अब तुझे एक काम करना होगा। राकल का अभी तक सर झुका था। शादी में शिरकत के बाद तुझे उस इंसान के बच्चे को सेहतयाब करना होगा। उसके बाद उसे उसकी दुनिया में छोड़कर आना होगा। मुझे मंजूर है सरदार कोलाना। यह मत समझना कि तू इस तरह राह फरार इख्तियार कर जाएगा। तुझे अपनी रूह को गिरवी रख कर जाना होगा। जब तू मेरे हुक्म पर अमल दरामद करके वापस आ जाएगा तो फिर सोचा जाएगा कि तुझे मुआफ कर दिया जाए या नहीं। मुझे यह भी मंजूर है। ठीक है। सरदार कोलाना के खादमों, राकल को इज्जत के साथ ले जाओ। इसे बड़े मेहमान का दर्जा दो। सरदार कोलाना के 6 खादिम आगे बढ़े और राकल को एहतराम के साथ मेहमान खाने की तरफ ले गए। ताली की आवाज़ सुनकर वो सरदार कोलाना के सामने आ खड़ा हुआ। सरदार कोलाना ने उसे अपने करीबी मसनद पर बिठा लिया। साथ बैठने का एजाज सिर्फ उसी को हासिल था। वो सरदार कोलाना का दिमाग था, उसका दस्ते राज था, उसका एयाज था। वो काला चिराग था। काले चिराग, तुझे बक्का मुबारक हो। आज की रात वो तेरी हो जाएगी। मैं तेरा गुलाम हूं, तेरा शुक्रगुजार हूं। काला चिराग जब सोकर उठा तो सूरज ढल रहा था, साए फैल रहे थे। देवा काली के साइबान वाले मैदान में लोग जमा होना शुरू हो गए थे। 4 सुतून खड़े थे। उन सुतूनों पर न कोई छत थी और न साइबान नाम की कोई चीज। चारों सुतूनों के दरमियान एक छोटा सा हौज था। उस हौज में पानी ना था, आग भरी हुई थी। अंधेरा फैलते ही उस हौज की आग से बेशुमार मशलें रोशन की गईं और उन्हें मैदान में एक जगह गाड़ दिया गया। इस तरह शादी की तकरीब का आगाज हुआ। जब अंधेरा खूब गहरा हो गया तो रक़्स जंजीरी शुरू हुआ। सिर्फ लोहे की जंजीरें पहने कदावर खूबसूरत औरतें मैदान में उतरीं और उन्होंने जंजीरों को एक दूसरे से टकराकर रक़्स जंजीरी का आगाज किया। कुछ देर बाद रक़्स खत्म हो गया। सरदार कोलाना तेज तेज कदम चलता देवा काली के साहिबान के पास पहुंचा। काले चिराग का चेहरा हौज में जलती हुई आग की वजह से लाल हो रहा था। उसके चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे। तू अकेला क्यों है? सरदार कोलाना ने दरियाफ्त किया। वो चली गई, मेरी बक्का चली गई। क्या कहता है? सरदार कोलाना के इलाके से कोई कैसे फरार हो सकता है? सरदार कोलाना तेरा गुलाम सब जानता है। वो फरार नहीं हुई। काश वो फरार हो जाती। फिर क्या हुआ? वो रकीक हो गई। काले चिराग ने दर्दनाक खबर सुनाई। देवा काली की कसम, ये उसने क्या बेवकूफ़ी की। सरदार कोलाना परेशान हो गया। उसे मेरी सूरत से भी नफरत थी। वो भला मुझसे शादी क्यों कर लेती? ये मेरी भूल थी। मुझे दिखा वो है कहाँ। काला चिराग सरदार कोलाना को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां बक्का रकीक हुई पड़ी थी। बक्का का उरूसी जोड़ा मशहरी की एक जानिब पड़ा था और दरमियान में गहरे सुर्ख रंग का सयाल था। ये बिल्कुल पारे की तरह था।
काला चिराग बक्का के जस्ते से याल को लादे उस वक्त तक चलता रहा जब तक चांद धुल्लाने नहीं लगा। जब चांदनी फीकी पड़ने लगी तो वो एक रेत के टीले के नज़दीक पहुंचकर रुक गया। उसको रुकता देखकर वो चारों घुड़सवार फौरन उसके नज़दीक पहुंचकर घोड़ों से उतर गए जो उसके साथ साथ चल रहे थे। काला चिराग एक जगह मुंतखब करके गागर अपने कंधों से उतार कर रख चुका था। उन चारों घुड़सवारों ने रेत में लोहे की लंबी मीखें गाड़ दी। उन मीखों में अपने साथ लाई जंजीरें बांधी और फिर उन चारों जंजीरों के सिरे मीखों के दरमियान रखी हुई गागर की गर्दन में कस दिए। फिर वो चारों पीछे हट गए और एक कतार में सर झुकाकर खड़े हो गए। उसके बाद तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। एक घुड़सवार ने अपना घोड़ा काले चिराग को पेश किया। वो उस पर सवार हो गया और फिर वो घोड़ा सवार जिसका घोड़ा था काले चिराग के तसर्रुफ में आ गया। वो दूसरे घुड़सवार के साथ बैठ गया और यूं वापसी का सफ़र शुरू हो गया। सूरज रोशन होने तक वो अपने इलाके में पहुंच गए। तभी उन्हें सामने से एक घुड़सवार बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ नजर आया। जब वो करीब आया तो काले चिराग ने देखा कि वो सरदार कुलाना का मुहाफिज खास था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। काले चिराग जल्दी चल, तुझे सरदार ने तलब किया है। क्या तुझे इस इंतज़ार की वजह मालूम है? काले चिराग ने पूछा। वही खबीस, हरकारी ने जवाब दिया। क्या राकल ने कोई गड़बड़ की है? काले चिराग ने उसका इशारा समझते हुए तस्दीक चाही। उस खबीस ने सरदार पर हमला किया और निकल गया। सरदार जख्मी तो नहीं हुआ? हाथ जख्मी हुए हैं, आंखें बच गईं। ओह! काला चिराग पहले ही क्या कम अफसरदा था। इस इत्तला ने उसे मजीद अफसरदा कर दिया। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा के दोष पे उड़ता हुआ सरदार कुलाना के महल पर पहुंच गया। फिर घोड़े से कूदकर तकरीबन दौड़ता हुआ सरदार कुलाना की नशिशगाह तक पहुंचा। काले चिराग को अंदर आता देखकर सरदार कुलाना ने हाथ के इशारे से खातमाओं और खादिमों को कमरे से चले जाने का इशारा किया। वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और काले चिराग को देखकर मुस्कुरा रहा था। परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। बिलाखिर वो अपनी खबासत दिखाने से बाज नहीं आया। आखिर ये सब हुआ कैसे? उसके कमरे से गायब होने की इत्तला पर मैं परेशान हो गया। मैं ये देखने के लिए कि ये मामला क्या है अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। बस वो अचानक ही मुझ पर हमला आवर हुआ। उसके हमला आवर होते ही अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मेरे हाथ आंखों पर चले गए। मेरी आंखें बच गईं, अलबत्ता हाथ जख्मी हो गए। खैर, वो बचकर कहाँ जाएगा। बहुत हो गई, अब हमें देवा काली के दरबार में जाना होगा। पहले उस सुनहरे खंडर में उसे तलाश न कर लें? काले चिराग ने तजवीज़ पेश की। काला चिराग नशिशगाह से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो तेज़ रफ्तार ऊँटनियों पर सवार देवा काली के आतिशकदे की तरफ उड़ा जा रहा था। उसके साथ कोलाना भी था। उड़ा तो वो भी चला जा रहा था। उसका रुख सुनहरे खंडर की तरफ ना था, वो उस सहरा की तरफ जा रहा था जहां मोहसिन राव की झोंपड़ी थी। उधर काला चिराग और सरदार कोलाना देवा काली के दरबार में पहुंचे। उधर राकल मोहसिन राव की झोपड़ी की छत पर आ बैठा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई भारी परिंदा उसके सीने पर आ बैठा हो। उसने झोपड़ी में चारों तरफ देखा, कोई परिंदा ना था। शायद वो ख्वाब देख रहा था। वो टहलता हुआ झोपड़ी के पीछे चला गया। मोहसिन राव के झोपड़ी के पीछे जाते ही वो उल्लू नीचे उतरा और झट से दरवाजे में दाखिल हो गया। मोहसिन राव झोपड़ी का चक्कर काटकर वापस आ गया। जब वो झोपड़ी के दरवाजे में दाखिल होकर सीधा खड़ा हुआ तो राकल को अपने सामने देखकर हैरत सदा रह गया। राकल तू? मोहसिन राव ने हैरान होकर कहा। मैं अब तुझसे आखिरी मुलाकात करने आया हूं। मोहसिन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जानता हूं कि किसी वक्त भी मेरा बुलावा आ सकता है। मैं जानता हूं कि सरदार कोलाना अब तक देवा काली के दरबार में पहुंच चुका होगा। मुझे हर हाल में सजा भुगतनी होगी। मैं नहीं जानता तू क्या कह रहा है। तू सुनता जा, राकल ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा। तूने उस दिन पूछा था कि तेरी बहन तानिया कहाँ है। जवाब में मैंने तुझे गोल मोल सा जवाब दिया था कि वो गुम हो गई है। हाँ, मुझे याद है तूने यही कहा था, और इससे पहले कि मैं मजीद बहस करता तू गायब हो गया था। बक्का तेरे लिए क्या है? बक्का मेरे लिए आग है जो मुझे जलाती है। वो दो धारी तलवार है जो मेरे वजूद को लहू लहान करती है। मोहसिन, तेरी आग अपनी ही आग में जल मरी। तेरी दो धारी तलवार खुद को लहू लहान कर बैठी। राकल ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। क्या कह रहा है तू? नहीं जानता तो जान ले कि तेरी बक्का रकीक हो गई। उसने खुदकुशी कर ली। उसका जहन एकदम खाली हो गया। दिल हर जज्बे से आरी हो गया। वो खाली खाली निगाहों से राकल को देखने लगा। और ये सब उस चिमगादड़ के बच्चे की वजह से हुआ है। कौन चिमगादड़ का बच्चा? वही काला चिराग।
मेरी बक्का की काले चिराग के साथ जबरदस्ती शादी की जा रही थी। वो ये बर्दाश्त न कर सकी। उसने मरना कबूल कर लिया, लेकिन उसकी होना मंजूर ना किया। हो सके तो मुझे मुआफ कर देना। मैंने तेरी बहन तानिया को चाहे वफात में फेंकवा दिया था। मैं उसके शहर में मुब्तला हो गया था। अब मेरा बुलावा आ पहुंचा। अब मैं जाता हूं। फिर जो कुछ हुआ चश्मे सदर में हुआ था। वो एकदम सिमटा और फिर फड़फड़ाता हुआ दरवाजे से निकल गया। मोहसिन जल्दी से निकलकर बाहर आया। उसने दूर तक आसमान पर देखा, लेकिन अब कुछ न था। झोपड़ी से कुछ फासले पर एक सजी सजाई ऊँटनी बैठी हुई जुगाली में मसरूफ थी। मोहसिन ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। उसने जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटी और उस ऊँटनी पर सवार हो गया। सरदार कोलाना और काला चिराग संगे मरमर के फर्श पर आलती पालती मारे बैठे थे। ये पूरा हॉल, उसकी दीवारें, उसके तमाम सुतून संगे मरमर के बने थे। उस दरबार का अपना एक हुस्न था जिसे देखकर आदमी मशहूर सा हो जाता है। मोहसिन राव चला जा रहा था कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और वो ऊँटनी से नीचे आ गया। जब वो अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठा तो उसे सामने 4 जंजीरों से बंधी एक गागर दिखाई दी। ये बड़ा हैरानकुन मंजर था। लोहे की 4 मीखें, उनसे बंधी हुई मोटी जंजीर, दरमियान में रखी गागर और उन चारों जंजीरों से बंधी हुई उसकी गर्दन, गागर के मुंह पर लिपटा हुआ काला कपड़ा और चारों तरफ लखोदख सहरा, ऊंचे नीचे रेत के टीले, तेज चलती हवा। काले चिराग ने अगरचे इतनी रेत डाली थी कि जंजीरें रेत में दब गई थीं और गागर की महज गर्दन नजर आ रही थी, लेकिन अब उस पर से काफी रेत हट चुकी थी। मोहसिन राव की समझ में ना आया कि ये क्या चीज है। फिर ऐसे ही उसे ऊँटनी का ख्याल आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सहम कर रह गया। ऊँटनी का दूर तक पता ना था। वो वापस पलटकर उस जगह पहुंचा जहां ऊँटनी खड़ी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे ऊँटनी को किसी ने खड़े खड़े उठा लिया हो। अब लखोदख सहरा था और वो था और उड़ती हुई रेत थी। वो धीरे धीरे कदम जमाता हुआ गागर के नजदीक पहुंच गया। काले कपड़े को इस तरह उसके मुंह पर बांधा गया था कि वो उसे आसानी से खोल सकता था। कपड़ा खोल लेने के बाद जब उसने गागर के मुंह से हटाया और ये देखने के लिए आगे झुका कि इसमें किस किस्म का खजाना है, तो उसे एकदम पीछे हट जाना पड़ा। मगर अब देर हो चुकी थी। उसमें खजाने नाम की कोई चीज न थी। उसमें से जो चीज बरामद हुई उससे बचने के लिए पीछे हटना जरूरी था, लेकिन वो तादाद में इतनी थी कि उनकी गिरफ्त से बचना मुमकिन ना था। वो गागर से निकली भी शहद की मक्खी के छत्ते की तरह से थीं। वो सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में थीं, गहरे सुर्ख रंग की और सुनहरे परों वाली। देखते ही देखते वो मोहसिन राव के चेहरे पर छा गई। इस कदर के उसका चेहरा गायब हो गया और उसके चेहरे पर अपनी तेज सुइयों जैसे डंग मार रही थीं। काटने की शदीद तकलीफ से उस पर नीम गशी तारी होने लगी और फिर कुछ ही देर में उस पर मुकम्मल गशी तारी हो गई। उन्हें इसकी परवाह न थी कि मोहसिन पर उनके काटने का क्या रद्द अमल हो रहा है। वो होश में है या बेहोश हो गया है। काले चिराग ने ऊँटनी से उतरकर राकल की गागर रेत पर रखी और तेजी से आगे बढ़ा। क्या ये मक्खियां उस गागर से निकली हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? सरदार कोलाना ने फिक्रमंद लहजे में कहा। सारी लाल मक्खियां मर गईं। उन काली मक्खियों ने उस इंसानी जिस्म पर हमला करने की ठानी। अभी वो उसके बदन के ऊपर तेजी से चक्कर काट रही थीं कि फिर वो बूंद बूंद होकर उस इंसानी जिस्म पर गिरने लगीं, जिसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में वो सारी मक्खियां रकीक होकर उसके बदन पर गिर गईं। उस इंसान का जिस्म सुर्ख रकीक से ढक गया। जिस तरह जहर का इलाज जहर से किया जाता है और लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही इस वक्त मक्खियों ने दिखाया था। उन मक्खियों ने न सिर्फ दूसरी मक्खियों को मार दिया था, बल्कि उन सुर्ख मक्खियों के काटने से जो मोहसिन राव को हुआ था वो उसका तदारुक भी हो गया था। काली मक्खियां सुर्ख रकीक की सूरत में उसके बदन पर छा गई थीं। कुछ ही देर के बाद उसकी गशी खत्म हो गई। होश व हवास मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए। उसने आंखें खोलीं। उसने खुद को एक मोटी जंजीर पर पड़ा पाया। वो फौरन उठकर बैठ गया। मोहसिन राव बड़ी हैरत से उस सुर्ख सयाल को रेत में जाते हुए देखता रहा। काला चिराग थोड़े से फासले पर खड़ा उसे हैरत भरी नजरों से देख रहा था। तानिया एक बार फिर मौत के दहाने पर आ गई थी और ये सोचते सोचते वो परेशान हो गई थी। तब वो हैरत अंगेज बात हुई। दादा आजम उसके खाबीदा दिमाग में आ गए थे। उनके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उनका मुस्कुराता पुरनूर चेहरा देखकर तानिया के दिल पर सुकून सा छा गया। उसने आगे बढ़कर दादा आजम के दोनों हाथ पकड़ लिए और इल्तजा आमेज लहजे में बोली, दादा मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे बताओ। दादा आजम ने अपना एक हाथ छुड़ाकर उसके सर पर हाथ फेरा। मैं एक जिंदा हकीकत हूं। ये ठीक है कि मुझे चाहे वफात में फेंका गया था, और ये भी ठीक है कि उसके अंदर धकेला जाने वाला इंसान किसी कीमत पर नहीं बच सकता। मैं अगर बच गई हूं तो इसे मेरी किस्मत समझिए या मौसा जानिए। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ था? मोहसिन राव ने पूछा। इत्मीनान से बताऊंगी,
एक लंबी कहानी है। काले चिराग ने आगे चलने का इशारा किया। फिर वो तीनों घूमकर उस चट्टान की ओट में आ गए जहां वो पहले से पहुंचे हुए थे, जहां वो पहले थे। तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लो। काले चिराग ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। तानिया ने बायां और मोहसिन राव ने दायां हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की, एक झटका सा लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन शक हो गई हो और वो नीचे गिरते चले जा रहे हों। ये कैफियत चंद लम्हों से ज्यादा नहीं रही। तब काले चिराग की आवाज आई, अब आंखें खोलते हैं।